नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो खत्म कट गया था बनते बनते, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग गैसोलीन को पढ़ रहे थे कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है। तो हम बताए थे कि आपको गैसोहोल जो है कि ये बड़ा चीज़ इसको मानिए, ये गैसोहोल को ये मानिए कि ये इस तरह का है, इसमें कोई डब्बा है, होल है, गैसोहोल। इसमें दो चीज़ को मिक्स करके मिलाया जाता है तब गैसोहोल बनता है। इसलिए बोले थे कि गैसोहोल क्या है, मिक्सचर है। गैसोहोल क्या है, एक टाइप ऑफ मिक्सचर है, मिश्रण है। किसका किसका? तो जो गैसोलीन बोला, ये गैसोलीन एक्चुअली में है क्या, तो ये है पेट्रोल। इसको पेट्रोल समझिए, गैसोलीन को क्या समझिए, पेट्रोल। और ये जो बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल वही C2H5OH या CH3CH2OH, ये इथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल बोलता है। तो हम कह रहे हैं कि पेट्रोल के साथ ये गैसोलीन जो है, ये हो गया पेट्रोल, और पेट्रोल के साथ जब एथिलीन को मिला देगा, P+E कर देगा, पेट्रोल के साथ जब एथिलीन को मिला देगा तो वो गैसोहोल बन जाता है। तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके, तो गैसोलीन को मतलब पेट्रोल को किसके साथ मिश्रण करके, इथेनॉल के साथ मिश्रण करके इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, गैसोहोल बनाया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल को ही इथोलिन कहते हैं। यह है कि इथिलीन, ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल बनता किससे? इथेनॉल बनता है, जैसे ये जो गन्ना होता है, गन्ना का जो डंठल होता है, गन्ना को रस निकाल देने के बाद जो डंठल बचता है, उससे इथेनॉल बनता है। फिर जो धान का पुआल होता है, धान का पुआल जो होता है, पुआल से आपका इथेनॉल बनता है। मतलब कहने का मतलब पत्ता हो गया, सूखा पत्ता, पुआल, किसी चीज का बचा हुआ भाग, अपशिष्ट भाग, कोई प्राकृतिक चीज का अपशिष्ट भाग जो बचा हुआ है, उससे आपका इथेनॉल बनाया जाता है। और ये इथेनॉल प्रचलन में क्यों आया पेट्रोल के साथ, मतलब गैसोलीन के साथ प्रचलन में क्यों आया? इसका आने के पीछे एक रीजन यह है कि पेट्रोल तो एक सीमित मात्रा में है, तो भारत सरकार ये कर रही है कि पेट्रोल की निर्भरता को कम किया जाए और उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा जाए, ताकि आने वाले भविष्य में हमको ये पेट्रोल के ऊपर निर्भरता कम हो जाए। तो इसमें है कि आज के डेट में जो भी बाइक आ रहा है, वो BS6 इंजन आता है, वो BS6 इंजन आता है। तो BS6 इंजन के बाइक को आजकल जो इधर करेंट में जो भी बाइक खरीदेंगे, आप देखे होंगे कि आपके टंकी के ऊपर, या किसी भी नया बाइक को देखिएगा, उसके टंकी के ऊपर E20 लिखा हुआ रहेगा। वो जो पेट्रोल टंकी होता है, उस पर E20 लिखा हुआ रहेगा न्यू बाइक के ऊपर। तो E20 का मतलब क्या है? इथेनॉल 20% और पेट्रोल 80%, ये दोनों को मिला करके एक गैसोहोल तैयार किया गया। अभी भारत सरकार के द्वारा बाइकों में 20% इथेनॉल मिला करके पेट्रोल में देने का प्रावधान बनाया गया। धीरे धीरे इसको बढ़ाने का विचार है और समय के साथ ये बढ़ेगा। अभी जो भी आपको देखना है कि E20 लिखा हुआ रहता है। E20 का मतलब है कि इथेनॉल 20% मिला करके अगर इसके इंजन में पेट्रोल डाला जाएगा तो ये स्मूथली चलेगा और माइलेज सही देगा। तो ये E20 का मतलब क्या है? अभी बहुत सारा कंट्री में क्या है कि 4 व्हीलर में E80 मिला करके, तो E80 का मतलब जितना E लिखा रहे उतना % इथेनॉल है, बाकी जो हो गया पेट्रोल है, जिसको गैसोलीन बोलते हैं। तो लीन और इथेनॉल, लीन प्लस इथेनॉल मिला देने पे गैसोहोल बन गया। तो गैसोहोल बोलना कि गैसोहोल को आप दिमाग में रखिए कि गैसोहोल ये जो है कि एक बड़ा चीज है, एक हॉल है। इसमें हमको गैसोलीन को मतलब पेट्रोल को, और इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल को इथेनॉल का फॉर्मूला याद रखिएगा, C2H5OH या CH3CH2OH, दोनों में से कोई भी, दोनों होता है। तो याद रखिएगा कि अभी इंडिया में कितना, अभी आपको नया बाइक पे E20 लिखा हुआ मिलेगा, बाइक स्कूटी का टंकी पर देखिएगा E20 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल।
तो ये हो गया। इथाइल अल्कोहल गैसोलीन में किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, या इसको आप एथेनॉल बोलिए। समझ गए? गैसोलीन का मतलब पेट्रोल, सीधा यही समझिए कि गैसोलीन का मतलब पेट्रोल, और पेट्रोल में जब इथेनॉल को मिलाया जाएगा तो गैसोहोल बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत हमको एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज दिया जाएगा उसको, ग्लूकोन डी। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए तात्कालिक ऊर्जा, तुरंत चाहिए एनर्जी, तो जैसे चाहता है धावक को केला खाने के लिए, केला भी खाइएगा तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, मूंगफली खाइएगा इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए धावकों को जो दौड़ता है वो ग्लूकोन डी। क्रिकेट खेलते हुए देखते होंगे कि एक एक घूंट मारते रहता है पानी, वो जो है कि क्या है, टाइप ऑफ ग्लूकोज है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन से याद रखिएगा, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। पहला ओजोन का फॉर्मूला O3 पूछा हुआ है बहुत बार, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ओजोन का फॉर्मूला पूछ देगा तो आप O2, O3, O4, O करके कुछ ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज कर जाइएगा आप, 3 होगा कि 2 होगा। हमारा एक मित्र था, पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत अच्छा, वो कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत किया था। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे हमसे आने के बाद बातचीत हुआ था तो पता चला कि वो तेज तरार लोग भी इस सब चीज़ में गलती कर सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आत्मविश्वास अच्छी चीज़ है, अति आत्मविश्वास बुरा है। किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरा चीज़ है। शायद आपको ना पता हो कि यहाँ कुछ लोग राज्य राजधानी में भी गलती करके आते हैं, एकदम माइनर सा क्वेश्चन है। कुछ लोग लाइट चैप्टर में ये गलती करके आते हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑप्शन में गड़बड़ कर देते हैं, कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसमें गलती कर देते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, इसमें गलती कर देते हैं। तो इंद्रधनुष में 7वां रंग बनता है तो सबसे ऊपर कौन होता है, इसमें गलती कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस अच्छा चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक चीज़ नहीं है। एक छोटा से छोटा चीज़ भी, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन को गौर से इसलिए पढ़ने का जरूरत है क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी हो या हार्ड हो, सबका मार्क्स बराबर है। और अगर आप उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, जिसको एक नॉर्मल सा बच्चा भी सही करके आता है, एक नॉर्मल सा बच्चा भी सही कर देगा, और आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस में गलत किए, तो वो अपने लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है, वो आत्महत्या की गोली खाने के समान है, वो जहर के बराबर है, और वही आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। तो ये सब जो क्वेश्चन होता है कि O3 जो है कि ओजोन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा O3, ठीक है। दूसरा बात कि इसकी मोटाई को नापा जाता है, उसको कहते हैं डॉप्सन। इसकी मोटाई को नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। तो एक चीज इसका फॉर्मूला O3, दूसरा इसकी मोटाई, ओजोन की मोटाई नापा जाता है डॉप्सन इकाई से। दूसरा चीज आपको ओजोन का फॉर्मूला बताएं, इसको मोटाई को मापने का बताएं तो O3, फिर दूसरा बताएं डॉप्सन। तीसरा चीज कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो शुरू होता है क्षोभ मंडल से। तो क्षोभ मंडल के बाद जैसे फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर क्या हो गया? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल। तो सेकंड लेयर जो होता है वो होता है संताप मंडल। ये करीब 15 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दोनों। तो इसका निचला परत जो होता है इस पे पाया जाता है ओजोन। और जब सनलाइट आता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसी को ये छतरी के समान काम करता है, और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ये उसी रफ्तार से लौटा देता है जिस रफ्तार से आता है। ओजोन, इसी की मोटाई जो नापा जाता है ये डॉप्सन से नापा जाता है कि ओजोन परत कितना चौड़ा है। ओजोन परत नापने की मोटाई डॉप्सन। किस मंडल में पाया जाता है? संताप मंडल में। सारा गैस किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। इसमें सब, क्योंकि गैस जमीन को पकड़े हुए रहता है, गर्मी लगने का कारण यही है कि गैस सब इस जमीनी लेयर को पकड़े हुए रहता है। इसी के 2 किलोमीटर के
रेडियस में सब फंसा हुआ रहेगा, CO2 जितना भी गैस है। तो पर्यावरण में गर्मी होने का कारण यह है। तो ओजोन परत का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। O3 फार्मूला, डॉप्सन इकाई मापने की, मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का यूज करते हैं। दूसरा कि यह संताप मंडल में पाया जाता है। तीसरा है, एक बता दिए, दो बता दिए, O3, डॉप्सन, संताप मंडल। तीसरा, चौथा चीज जो है कि ओजोन परत को किस गैस से नुकसान होता है, किस गैस से, तो उसको CFCS बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? फ्रिज से, AC से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? फ्रिज, AC, ये सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। इससे ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान है। चार चीज बताती है। पांचवा चीज, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इतना चीज ओजोन परत के लिए याद रखने का जरूरत है। ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया, आसान हो गया कि ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, कि परावैज्ञानिक किरणों को वापस भेजती है। तो ये बच्चा भी जानता है, और ये पूछने का चांस भी नहीं है, कभी भी पूछने का चांस अब यह है। तो फॉर्मूला जो रेलवे पूछती है, मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन, किस मंडल में पाया जाता है, कौन गैस जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब में से आपका 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आगे इसी सेट में लगातार आपको इस सब में से ऑप्शन आते रहेगा। तो ओजोन परत ये तो जानते हैं कि परावैज्ञानिक किरणों को रोकने के लिए अच्छा आवरण बनाती है, लेकिन ओजोन को मापने की, मोटाई को मापने की इकाई क्या है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, तीसरा चीज किस मंडल में पाया जाता है, कौन गैस जिम्मेदार है, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, याद रखिएगा, 16 सितंबर। यह कि आंत ज्वर जिसको बोलते हैं, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवा औषधि कौन सी है? अब इसमें भी 3-4 चीज आपको सीखना है टाइफाइड में। तो ये तो क्लोरोमाइसोटिन दवा है, ठीक है, दवा को रट जाइएगा। देखिए क्लोरो से याद रखिएगा। पहली बात तो कि टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है टाइफाइड। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन से कंपोजिशन करके क्लोरोमाइसोटिन एक दवा है। हालांकि टाइफाइड के लिए बहुत दवा है अभी, लेकिन एक क्लोरोमाइसिटिन भी एक दवा है जो कि टाइफाइड से बचाव के लिए जरूरी है। तो पहली बात कि ये टाइफाइड होता कि कहाँ है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, याद रखना है कि बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब यह है कि इसके लिए कौन बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। तो टाइफाइड के लिए सोलेमोना बैक्टीरिया एक होता है, वही बॉडी में एंट्री कर जाता है, सोलेमोना बैक्टीरिया टाइफाइड बैक्टीरिया जनित रोग है। क्लोरोमाइसिटिन, क्यों? बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन, याद रखना है, बैक्टीरिया को मारना है तो क्लोरीन, क्लोरोमाइसिटिन। सोलेमोनेला जो है कि ये बैक्टीरिया घुस जाता है बॉडी में। और एक चीज और कि टाइफाइड आपके बॉडी में है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है? तो बुखार आता है आदमी को, बुखार आने के बाद ये ब्लड टेस्ट के लिए जाता है। ब्लड टेस्ट के लिए जाने के बाद क्या होता है कि आपका एक विडाल टेस्ट होता है, VIDAL, विडाल टेस्ट में यहां से निकल करके आता है कि आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया कितना है, बैड बैक्टीरिया का संख्या बताता है। तो वहां से विडाल टेस्ट से पता चलता है कि ये व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित है। और टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहीं पे लिखा हुआ है, आंत, ठीक है, आंत ज्वर इसको बोलते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल फीवर इसको बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन को असर पड़ता है, हमारे छोटी आंत को असर पड़ता है, खाना नहीं पचेगा। तो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार कौन है? टाइफाइड में किस अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। देखिए, बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरीन से बैक्टीरिया मरता है, क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, कौन सा बैक्टीरिया घुस जाता है बॉडी में? सोलेमोनेला बैक्टीरिया जो है कि बॉडी में हमारा एंट्री कर जाता है
इसको सोलेमोनेला टाइफी भी बोलते हैं। और विडाल टेस्ट होता है। और बैक्टीरिया किस कारण से होता है? गंदा पानी, गंदा खाना खाने से। सबसे ज़्यादा गंदा पानी, डर्टी वाटर, जहाँ तहाँ का पानी पी लेने से। इसलिए ध्यान रखिए, जहाँ तहाँ का पानी नहीं पीना है। खाना कहीं भी खाइए, पानी साफ पीजिए। तो गंदा पानी पीने से होता है इसमें इंटेस्टाइन, आंत प्रभावित होता है, आंत में दिक्कत हो जाएगा। विडाल टेस्ट होता है। सोलेमोनेला बैक्टीरिया, सोलेमोनेला बैक्टीरिया जो कि एंट्री कर जाता है बॉडी। और गंदा पानी पीने से होता है विडाल टेस्ट, आंत ज्वर। बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग में क्लोरोमाइसिटिन। तो इतना है टाइफाइड के बारे में जानने का जरूरत है। और टाइफाइड का जब इलाज चलता है तो कम से कम 7 दिन इंजेक्शन पड़ता है। टाइफाइड का जब बुखार आता है तो 7 दिन इंजेक्शन पड़ता है आदमी को। तो गंदा पानी पीने से, जहाँ तहाँ खाने पीने से बचिए। यह है कि गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, इसको भी समझने का जरूरत है थोड़ा सा। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्सा, देखिए मान लीजिए कि मोमबत्ती है, यह जल रहा है। यह जब जलता है तो 3 फ्लेम देता है। एक यहाँ पे कलर दिखाएगा, एक यहाँ पे कलर दिखाता है, एक यहाँ पे कलर दिखाएगा। तो जो सबसे गर्म हिस्सा होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। ब्लू कलर जो है कि जलने पर अगर ब्लू कलर दिखा रहा है तो हाईली, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे कहा जाता है कि तारे जब सबसे गर्म अवस्था में होते हैं तो ब्लू दिखता है, अमृत अवस्था में होता है तो रेड दिखता है। तो यहाँ पे बीच में रेड दिखता है और नीचे येलो दिखता है। इसी को बोलते हैं कि सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो सबसे गर्म हिस्से का हम कलर बताएं कि ब्लू है, ब्लू दिखेगा सबसे गर्म हिस्सा। क्यों ब्लू दिखता है, क्यों ब्लू दिखता है वो? क्योंकि ये मान लीजिए कि ये है और जल रहा है, यहाँ से ही जल रहा है ऊपर टॉप पे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्लू दिखता है। और ब्लू दिखने का मतलब कि हीट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ब्लू होने का मतलब है कि ये खुला आवरण मिलता है इसको। यहाँ पे खुला आवरण मिलने के कारण यहाँ पे O2, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से यहाँ कंप्लीट बर्न हो जाता है। अब यहाँ जल नहीं सकता है, पूरा ब्लू कलर दिखा देता है। तो नॉन लुमिनियस क्षेत्र उसी को बोलते हैं। लुमिनियस का मतलब होता है जो जलने के लिए कुछ बचा है, नॉन लुमिनियस क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसको नॉन लुमिनियस बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन लुमिनियस। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनियस क्षेत्र, नॉन लुमिनियस जोन इसको बोलते हैं। नॉन लुमिनियस जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्योतिहीन का मतलब अब वहाँ पे नहीं जलेगा, जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे सब जला दिया है और ब्लू कलर दे दिया है और हाईली हीट होता है। तो नॉन लुमिनियस क्षेत्र, लुमिनियस क्षेत्र का मतलब कि अभी जहाँ ऑक्सीजन पहुँचना बाकी है और जलना बाकी है वो नॉन लुमिनियस क्षेत्र होता है। लुमिनियस क्षेत्र होता है जैसे यहाँ पे सबसे टॉप पे नॉन लुमिनियस होगा NM, यहाँ पे लुमिनियस होगा, यहाँ पे लुमिनियस होगा जहाँ पे भी जलना बाकी है। यहाँ पे अगर इस तरह का कोई चीज़ है जल रहा है तो, अगर हीट दे रहा है तो ये ब्लू कलर आता है। रेड कलर का मतलब ये नहीं होता है कि हाईली हीट है, रेड कलर का मतलब हीट नहीं होता है। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर, मतलब कलर ब्लू दिख रहा है इसका मतलब कि वो सबसे ज़्यादा हीट है। और नॉन लुमिनियस जोन का मतलब होता है कि सारा कुछ यहाँ जल चुका है, यहाँ ऑक्सीजन इतना ज़्यादा प्रेजेंट है कि सारा कुछ जल चुका है, इसलिए उसको ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं कि यहाँ ज्योतिहीन क्षेत्र है। तो नॉन लुमिनियस जोन का मतलब ज्योतिहीन क्षेत्र का मतलब समझ गए कि सबसे टॉप पर नॉन लुमिनियस जोन होता है, ब्लू कलर वहाँ दिखाता है और हीट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होगा। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोना 24 कैरेट का शुद्ध रूप होता है। ये 100% कोई चीज़ होता है ना, तो सोना 24 कैरेट हो जाएगा तो समझिए कि 100% सोना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें आगे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 24 कैरेट सोना होता है, 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है। तो 24 कैरेट में तो 100% सोना हो गया, कोई चीज़ मिलावट नहीं। जब 22 कैरेट पूछेगा आपको तो करीब 91.6% उसमें सोना होता है। और 18 कैरेट पूछेगा तो 75% सोना होता है। परसेंटेज निकालने के लिए पूछता है कि 22 कैरेट में कितना % सोना होगा, 18 कैरेट में कितना % सोना होगा, या फिर ये पूछ सकता है कि कितना % मिलावट है। अगर 75% सोना है तो 25% मिलावट है। 91.6% अगर सोना है तो जो बाकी बच गया वो मिलावट है। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो मान लीजिए पूछेगा आपसे कि 18 कैरेट सोना में
कितना परसेंट सोना है। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए सीखा ही होंगे। परसेंटेज निकालने के लिए मतलब 18 कैरेट सोना का बात कर रहा है, टोटल कितना 24। 24 में 18 पार्ट अगर कोई है तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो 18/24 टोटल कितना है, 24 कैरेट होता है, गुने 100 कर दीजिए। इसको जब काटिएगा तो 6 18, 6 चौको 24 और 100 है तो 4 दूनी 8, 4 5 20। तो ये क्या हो गया, 25 और 3 बच गया तो 25 दिया, 75% यहाँ से निकला। तो इसलिए 18 कैरेट सोना में अगर पूछेगा कि कितना परसेंट गोल्ड है तो 75% गोल्ड है। इसको रटिएगा तो ठीक है, लेकिन समझ जाइए कि कैसे निकलता है। अब आपका 22 कैरेट पे अगर पूछेगा तो 22 कैरेट पे, तो 22 कैरेट सोना में तो देखिए जितना कैरेट पूछा 22 कैरेट पूछा तो 22 बटा टोटल कितना 24 गुने 100। इसको काट कूट करने के बाद करीब करीब 91.6% के करीब आता है। बाकी जो बच गया वो मिक्सिंग है। मान लीजिए कि पूछेगा कि 22 कैरेट का सोना में मिक्सिंग कितना है, परसेंटेज, मिक्स परसेंटेज कितना है, कोई भी मेटल अगर मिक्स किया गया है तो कितना परसेंट है। तो 22 कैरेट सोना में कितना मिक्स, देखिए तो टोटल 24 होता है, तो 22 में कितना मिक्स किया गया, 2। 22 सोना होता है और 2 मिक्स किया गया कोई पार्ट, तो 2 मिक्स किया गया कितना परसेंट, टोटल 24 होता है। 24 में अगर 2 पार्ट कोई दूसरा है तो यहाँ से करके निकाल लीजिएगा, जो पूछेगा उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। ऐसे रटना है तो रट लीजिएगा कि 24 कैरेट में 100% सोना होता है और 22 कैरेट में 91.6% सोना होता है और 18 कैरेट में 75% सोना होता है। तो 18 कैरेट में 75% ही, तो आपका 25% दूसरा रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 91.6% तो उसको 100 में माइनस करके निकाल लीजिएगा। तो रटिए, लेकिन जान के रखिए यह क्वेश्चन आया हुआ है आगे सेट में, फालतू का नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए बता रहे हैं कि सोने का सूत्रम रूप। तो ये तो क्वेश्चन है कि 24 कैरेट रट लिए, लेकिन अगर परसेंटेज पूछ देगा तो रटिएगा तो कहीं 75 से 74 ना हो जाए, 75 से 85 ना हो जाए, तो उसको सीख लीजिए कि कैसे होता है। जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पारा सिनेबार किसका अयस्क है, अयस्क है पारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सीना फारा, सीना फारा, कौन सीना फारे थे, हनुमान जी, हनुमान जी सीना फाड़ दिया था। तो सीना फारा क्यों, फारा से पारा याद रखिएगा, सीनाबार पारा का अयस्क है, सीनाबार पारा का अयस्क है। सीना फारा या फारा सीना कुछ भी अगर आप याद रखते हैं, इसको याद करने का यही है कि आप जैसे ही देखिए इसको बोलिए फारा सीना, हनुमान जी सीना फाड़ लिए थे, तो फारा सीना मतलब पारा का अयस्क सीनाबार, फारा सीना, हनुमान जी अपना सीना को चीर दिए थे कि उसमें राम भगवान बसते हैं। तो फारा सीना सीधे आएगा, ये खाली इसको जोड़ करके याद रखिए, फारा सीना, सीना फाड़ लिए थे हनुमान जी, तो फारा मतलब पारा और सीनेबार, सीना मतलब सीनेबार, पारा किसका है, तो सीनेबार का अयस्क है पारा, याद रखिएगा। फारा सीना, सीना फारा, जो याद, इसको कनेक्ट करके रखना है, बताने का मकसद सिर्फ है कि इसको कनेक्ट करके याद कर लेना है। शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर है जो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा हमेशा, चाहे मौसम -5 में चला जाए चाहे 50 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, तो हमारा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 फ़ारेनहाइट में, 98.6 फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री नॉर्मल में 98.6 फ़ारेनहाइट में। तो ये कौन है हमारे बॉडी में जो कि शरीर के ताप को नियंत्रण करता है कि आपका बॉडी में टेम्परेचर सेम रहेगा, चाहे बाहरी वातावरण में टेम्परेचर अपर एंड लोअर होता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप इसको देखिए, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं करना, एक चीज़ से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ ताप है, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन होता तो बोलता कि टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, इंग्लिश में क्वेश्चन होता तो ये बोलता टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है। तो टेम्परेचर याद रखिएगा हाइपो, ठीक है, इसको आगे रहने दीजिए। टी से टेम्परेचर और टी से थैलेमस,
टी से टेम्परेचर, टी से थैलेमस, हम ऐसे याद रखेंगे, ताप थैलेमस, टी टी टेम्परेचर क्या थैलेमस, आगे हाइपो लगा रहेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ताप थैलेमस, मतलब टी टी मैच करेगा टेम्परेचर थैलेमस, टेम्परेचर थैलेमस, टी टी मैच करेगा इसमें कि टेम्परेचर किस पे निर्भर करता है, बॉडी में हमारा कौन मेंटेन करता है, तो थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, और आपको क्वेश्चन जब हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ना चाहिए। पता नहीं आपका दिमाग किस रूप में याद किया, आपको क्या पता कि आप किसी चीज़ को किस रूप में याद किए हैं, हिंदी में याद किए हैं कि इंग्लिश में। तो क्वेश्चन को बाइलिंगुअल पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई एक लैंग्वेज में ना पकड़ाए क्वेश्चन, तो उसको दूसरे लैंग्वेज में जाना चाहिए कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से याद रखिएगा, टेम्परेचर टी टी, टी टी टेम्परेचर थैलेमस, टी और टी को मिला दीजिएगा, मैच कर दीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा अभी, तो आपको पता चलेगा कि ये मैच करने से क्या होता है। जैसे बोले ना फारासीना, अब इसको आप सिर्फ 4 बार 5 बार इसी को खाली याद रखना, बस सीने बार आएगा पारा। तो इसमें टेम्परेचर बॉडी का तो टी टी मैच कर देना है आपको सिर्फ, वो टेम्परेचर का बात कर रहा है तो आप टी खोजिए थैलेमस, हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में नहीं, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो इसको इंग्लिश में कहते हैं, बोन मैरो, इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो को ही हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा में आरबीसी, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा जब भी आएगा अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिका का। कितना दिन इसका लाइफ होता है, 120 दिन। आरबीसी का लाइफ 120 दिन होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि कैंसर होता है तो कौन ब्लड खराब हो जाता है, आरबीसी के डब्ल्यूबीसी, तो वो डब्ल्यूबीसी होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का काल याद रखिएगा, आरबीसी 120 दिन। तो कैंसर जब होता है, कैंसर से दिक्कत नहीं है इसको, ये नहीं खराब होता है कैंसर में। कैंसर जो होता है, तो कैंसर जब होता है डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है, व्हाइट ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को प्रभावित करता है, और इसका 3 से 4 दिन लाइफ होता है व्हाइट ब्लड सेल का। और इसमें क्या है कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, और यही न्यूक्लियस में कैंसर पकड़ लेता है। तो आरबीसी में, कैंसर में आरबीसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी को प्रॉब्लम होता है। याद रखिएगा कि कैंसर होता है तो आरबीसी प्रभावित नहीं होता है। आरबीसी, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का। आरबीसी का लाइफ 120 दिन। कैंसर से प्रभावित होने वाला डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल में क्योंकि न्यूक्लियस होता है, और इसमें लाल रक्त कणिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ 3 से 4 दिन। यह कि केसुरक दंड में कितनी हड्डियां होती है, केसुरक में रीढ़ की हड्डी का बात कर रहा है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ऐसे ऐसे करके हड्डी होता है, ये ज्वाइंट होता है। तो यही कह रहा है कि कितना पीस होता है, तो ये टोटल 33 को होता है, यहाँ से लेकर के शुरू से हमारे पीठ के नीचे पोर्शन से लेकर के एक मनुष्य का ऐसे अगर है तो यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह तक टोटल 33 को होता है, ठीक है। 3 याद रखिएगा, 33, 32 नहीं, 32 नहीं, कंफ्यूज नहीं करना, इक्वल डिजिट होता है, ठीक है। ये भी याद रहेगा तो आपको याद रहेगा, इक्वल डिजिट, इक्वल डिजिट, सिमेट्री में डिजिट रहेगा, इक्वल डिजिट 33। तो रीढ़ में हड्डी में टोटल, और किस तरह से ये होता है, तो ये इस तरह से होता है, बताएंगे कि इस तरह से है आदमी का, अगर ये तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसी का बात कर रहा है कि टोटल 33 को होता है। बीसीजी के बारे में कह रहा है, तो बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस को हटा दीजिए, बाकी बैसिलस तो रहता ही है, कैलमेटे और ग्यूरिन। बीसीजी, बी से बैसिलस, सी से कैलमेटे और जी से ग्यूरिन। ये कैलमेटे और ग्यूरिन क्या कौन है, तो कैलमेटे अलग है और ग्यूरिन अलग है, कैलमेटे अलग है और ग्यूरिन अलग है। दोनों साइंटिस्ट है, और दोनों ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले बीसीजी के टीके का आविष्कार किया था, और 1921 ईस्वी में सबसे पहला बार बीसीजी का टीका किसी को दिया गया था। तो कैलमेटे और ग्यूरिन याद रखना, ये सब कहाँ के थे, स्वीडिश
स्वीडन का साइंटिस्ट था। तो कैलमेटे और ग्यूरिन ने बीसीजी के टीके का आविष्कार किया। आपको ध्यान होना चाहिए कि टीबी का एकमात्र टीका है, टीबी ट्यूबरोकुलोसिस, टीबी का एकमात्र टीका है बीसीजी। टीबी के लिए बीसीजी के लिए कैलमेटे, सी से कैलमेटे, जी से ग्यूरिन, सी से कैलमेटे, जी से ग्यूरिन। पहली बार प्रयोग 1921 ईस्वी में। ध्यान देने वाली बात है कि 26 लाख लोग भारत में टीबी से प्रभावित है, ट्यूबरोकुलोसिस से, और 26 लाख लोग प्रभावित हैं, और 26 लाख तो प्रभावित हैं भारत में। 4 लाख, कितना, 4 लाख, 4 लाख लोग पर ईयर मर जाते हैं, इससे टीबी के कारण एक्सपायर कर जाते हैं। डेथ होने का टीबी से सबसे पहला कारण यह होता है कि खांसी है, तो नॉर्मल लोग हल्के में लेता है खांसी को, भी खांसी है तो कौन बड़ा चीज है। जब जानकारी के अभाव में जब ये रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पकड़ लेता है, लास्ट समय में वो जाते हैं हॉस्पिटल, तब तक पता चलता है कि उनका लंग्स बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। टीबी कैसे पता चला? खांसी से। और बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, इसके खोजकर्ता थे 1921 इसमें। सबसे पहले बोले कि 26 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और 4 लाख लोग जो है कि डेथ करते हैं हर साल। तो जानकारी के अभाव में, बाकी सही ट्रीटमेंट न चलने से, और हमारा भारत जो है कि हमारा भारत देश, भारत सरकार का स्वास्थ्य परिवार का मंत्रालय जो है कि भारत का जो स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय है, वो कहता है कि 2025 ईस्वी तक टीबी मुक्त भारत होगा। अब होगा कि नहीं होगा भगवान जाने कैसे होगा, लेकिन 2025 तक ये लक्ष्य है टीबी को खत्म करने का। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे एग्जाम में कि टीबी को खत्म करने के लिए भारत में लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। तो 2025 तक कहते हैं कि 2025 में टीबी समाप्त हो जाएगा। देखिए होता है कि नहीं। तो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, इसका खोजकर्ता थे 1921 में। यूज हुआ बीसीजी का टीका, सर्वप्रथम टीका। एक और चीज पूछता है कि एक दवा है टीबी के लिए, एक दवा है, एक क्वेश्चन हम पढ़े थे, कोई एग्जाम में आया हुआ था कि टीबी के लिए एक दवा है रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन सर्च मार लीजिएगा आप लोग, इस दवा को सर्च मार लीजिएगा। रिफाम्पसिन किस चीज का दवा है, क्या है, नाम बता दे रहे हम। रिफाम्पसिन दवा, रिफाम्पसिन दवा को सर्च कीजिएगा, ये टीबी का दवा है। रिफाम्पसिन दवा जो है कि ये टीबी का दवा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि टीबी को खत्म करने का बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है, कैलमेटे और ग्यूरिन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये दोनों मिलकर के 1921 ईस्वी में खोज किए थे। और बीसीजी का टीका जो है कि अब जो है कि बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को दिया जाता है बीसीजी का टीका। याद रखिएगा टीका किसको दिया जाता है, टीका वैसा तो दिया जाता है जो वायरस से होता है। टीका का जब भी जिक्र आएगा तो बीसीजी का टीका, टीका कोरोना का टीका, तो टीका उसको दिया जाता है जो रोग वायरस से होता है। तो टीबी कहा जाता है कि बच्चों को दिया जाता है बीसीजी का टीका। याद रखिएगा टीका किसको दिया जाता है, टीका वैसा तो दिया जाता है जो वायरस से होता है। टीका का जब भी जिक्र आएगा तो बीसीजी का टीका, टीका कोरोना का टीका, तो टीका उसको दिया जाता है जो रोग वायरस से होता है। तो टीबी ये 28 दिन का जब बच्चा होता है ना, कहा जाता है कि 28 डे बेबी, जो 28 दिन का बच्चा होता है उसको बीसीजी का टीका दे दिया जाता है कि भविष्य में ये टीबी के प्रभाव से बचा रहे। मिनिमम 28 डेज के बच्चे को दिया जाता है। 28 डेज मतलब जन्म होने के 1 महीना के अंदर, लेकिन कम से कम 28 दिन होना चाहिए। तो बीसीजी का टीका 28 डेज के बच्चे को दिया जाता है कम से कम। और ऐसे अगर दवाई है तो रिफाम्पसिन है, दवा दिया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा होता है। तो सबसे पहले जानिए कि एथलीट फुट होता क्या है। एथलीट फुट होता है कि ये उंगली है ना आदमी का, इसके बीच में, यहाँ पे मान लीजिए उंगली है पैर में, फुट मतलब पैर, ये पैर है आदमी का, तो पैर में बीच में पानी लग जाता है। पानी लगने के कारण क्या है, कुछ सड़ा हुआ महसूस होता है, गंध मारता है, सब पानी लग जाए। जो पानी में ज्यादा काम करते हैं उनको देखिएगा कि 2 उंगली के बीच में
पानी लग जाता है, और पानी लगने के कारण क्या है कि वहाँ पे महकता है बहुत खराब, और वो सड़ा हुआ टाइप का लगता है कि सड़ गया है, वो सड़ा हुआ टाइप का लगता है, तो उसको एथलीट फुट बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? तो फंगस के द्वारा होता है। फंगस पानी में रहने के कारण इनका यहाँ पे फंगस जो है कि खा जाता है इनके चमड़ा को, कवक जो है कि इनके चमड़ा को खा जाता है। जो पानी में ज़्यादा काम करते हैं उनको सालों भर ये प्रॉब्लम होता है। तो एथलीट फुट बीमारी से अगर आपको बचना है तो पैर में तेल लगा करके रखिए, मॉइस्चराइजर लगा करके रखिए। पानी में अगर जाइएगा भी तो पानी का असर कम होगा। नहीं तो अगर लगातार जो पानी में काम करते हैं उनके पैर में के उंगली के बीच में पानी लग जाएगा, यहाँ खुजली होता है, नोचते नोचते आदमी फिर इसको और बड़ा बना लेता है, फिर दर्द करेगा, महकता है खराब। तो एथलीट फुट पैर में होता है आपका, दोनों उंगली के बीच में अगर किसी का पानी लगा हुआ है तो वो एथलीट फुट है। और फंगस के द्वारा आपका वो भोजन कर रहा है, फंगस वहाँ पे खा रहा है आपके त्वचा को, वहाँ पे उसका भोजन है। इसका उपाय यही है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल लगा करके रहा जाए ताकि पैर हमारा सुरक्षित रहे, पानी लगे तो उस पर ठहरे ना बहुत ज़्यादा देर तक। दमा या अस्थमा जिसको कहते हैं, तो दमा या अस्थमा जो कहा जाता है कि अस्थमा रोग नामक रोग किससे होता है? तो यह भी फंगस से होता है। देखिए अस्थमा में क्या खांसी होता है, आदमी खांसता है बहुत, और खांसी होता है, और जो लंग्स होता है, मान लीजिए लंग्स में जो जाने वाला पाइप है, यहाँ से ऑक्सीजन इंटू आता है, तो इसको क्या है कि इसे पूरा म्यूकस भर जाता है इसमें, म्यूकस मतलब जिसको ककार बोलते हैं, ये म्यूकस भर जाता है इसमें, और इसको जाम कर देता है, और ये लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका ब्रोंकाइटिस जो होता है वो लगातार सिकुड़ते जाता है, सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा हो जाता है कि एक समय के बाद ये रास्ता को जाम कर देता है, म्यूकस थूक कखार जो रहता है पूरा जाम कर देता है इसको, यहाँ पे एकदम ब्लॉकेज कर देता है इसके कारण। और ये किसके वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। तो दमा या अस्थमा या खांसी जब भी होता है तो आदमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा खांसी हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ उपाय करके उसको हटाने का जरूरत है, नहीं तो वो किसी चीज़ का रूप ले सकता है। तो ये पाइप में यहाँ पे म्यूकस ऐसे से पूरा रास्ता जाम कर देता है, और जाम करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा, जिसके कारण एलोवेली जो होता है, ब्रोंकाइटिस जो लंग्स में जो एलोवेली होता है, छोटा छोटा बॉल टाइप का होता है, वो सिकुड़ते जाता है। तो सिकुड़ते 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 इतना छोटा हो जाता है कि बाद में अगर हट भी जाती है बढ़ने में बहुत परेशानी है, आदमी मर जाता है फिर। इसलिए दमा और अस्थमा कवक के द्वारा होता है, याद रखना है। और उसके पाइप में म्यूकस जम जाता है, ऑक्सीजन का आवाजाही रोक देता है, एलोवेली छोटा होते जाता है सिकुड़ करके, अंत में क्या होता है, आदमी अगर उस पर समय रहते ध्यान नहीं देगा तो मृत्यु, सांस अंदर नहीं जाएगा तो खत्म सब कुछ। अब आपका है कि फाइलेरिया नामक रोग किसके, फाइलेरिया जो है कि नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग कृमि के कारण होता है, कृमि वर्म के कारण होता है, कृमि के कारण। ये फाइलेरिया के बारे में देखिए, फाइलेरिया पहले तो कृमि के बारे में, वर्म से होता है, ठीक है। वर्म किस रोग किस कारण से होता है? तो वर्म के कारण होता है। अब वर्म क्या है? वर्म मतलब कीट पतंगा, तो वो वर्म बोलते हैं कीट पतंगा। तो वो कौन सा वर्म है जो फाइलेरिया को फैलाता है? तो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स नामक मच्छर है, क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है, इसको मादा क्यूलेक्स बोलते हैं। मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर है जो व्यक्ति को अगर काट देगा पैर में, जो व्यक्ति को अगर काट देगा पैर में ही, तो उससे फाइलेरिया हो जाएगा। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, एक मच्छर का रूप है, वही वर्म जो कर रहा है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है जिसके काटने से फाइलेरिया होता है। और ध्यान रखना है कि फाइलेरिया का इलाज बहुत मुश्किल है। अगर एक बार फाइलेरिया फैल गया, हाथी पांव जिसको कहते हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर इतना खतरनाक है कि काट देगा ना। और ये होता कैसे है, जैसे किसी को फाइलेरिया हुआ है और उसको ये मच्छर काटे हुए है, और यही मच्छर यहाँ से इसको काटे हुए, इसका ब्लड इसके बॉडी में घूम रहा है, फिर ये आएगा आपके पास और आपको काट देगा। तो इसका संक्रमित ब्लड आपके पैर में चला जाएगा, आपके ब्लड में मिल जाएगा, और फिर धीरे धीरे वहां पे फूलना शुरू होगा, फूलते फूलते वो हाथी पांव पर रूप ले लेगा। तो इसके लिए क्या कहा जाता है? इसलिए मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए, मच्छर से बच कर रहिए। पैर में खुला पैर शाम के टाइम में नहीं घूमना चाहिए, पैर को नीचे जितना पहन करके, ट्राउजर हो पैंट हो पहन करके रहिए, बाह खाली नहीं होना चाहिए। शाम के समय में जनरली वैसा जगह जा रहे हैं जहाँ मच्छर बहुत ज्यादा रहता है, मच्छरदानी का उपयोग, मॉस्किटो नेट का उपयोग कीजिए, और मादा क्यूलेक्स मच्छर से बचिए। फाइलेरिया रोग एक बार हो जाने के बाद इसका दवा भी बहुत लिमिटेड सोर्स में है, और बहुत कम को ठीक होता है। तो ध्यान रखना है, फाइलेरिया से मादा क्यूलेक्स मच्छर से बच कर रहने का जरूरत है। दूसरा चीज है कि फाइलेरिया जब हो रहा है इंडिया में, तो इसके लिए भी भारत एक लक्ष्य बनाकर रखा है, जिसे टीबी के लिए 2025 तक। तो भारत में लक्ष्य है कि फाइलेरिया को 2027 ईस्वी तक खत्म कर दिया जाएगा। इसको इन्फेंटलाइसिस बोलते हैं, हाथी पांव, वही इन्फेंटलाइसिस मतलब कि हाथी का पैर रहता है ना, तो वही इन्फेंटलाइसिस भी इसको बोलते हैं। और मादा क्यूलेक्स मच्छर से काटने से होता है। वर्म कृमि वर्म, तो वर्म क्या है? वर्म जो कीट पतंगा का बात कर रहा है, ये मादा क्यूलेक्स, याद रखिएगा मादा क्यूलेक्स को बहुत गौर से।
फैलेरिया 2027 तक भारत से खत्म होगा। दूसरा चीज कि जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, यह रटने का चीज नहीं है। जब किसी वस्तु की वेग दुगनी तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। पहले तो गतिज ऊर्जा जानिए कि क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv स्क्वायर। तो मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो अभी मान लीजिए कि इसमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं रहा है, सब कुछ एक एक है। ठीक है, एम का वैल्यू एक है, बी का वैल्यू एक। तो यह अभी जो है सो है, कह रहा है कि वेग को दुगना कर दिया जाता है। इसी फॉर्मूला में आप वेग को दुगना कीजिए। हाफ एम जितना है उतना रहने दीजिए, एक था पहले, एक अभी भी। वेग को दुगना कर रहे हैं मतलब अभी एक है, अब कितना हो गया 2, तो v स्क्वायर इसका स्क्वायर की। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो गया 2 दूनी 4। तो सिर्फ अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसको काउंट नहीं कीजिए। यहाँ से यहाँ का तुलना कीजिए कि पहले एक था, अब कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 1 इंटू 4 4 गुना बढ़ा ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर mv स्क्वायर। अभी कुछ नहीं है तो एक एक मान लीजिए कि इसका वैल्यू एक एक है। जितना बढ़ाने बोलेगा कि दुगना कर दिया जाए, तो वेग को दुगना करेगा। तो आप मास नहीं ना कुछ बढ़ाया, तो मास 1 का 1 रहने दीजिए, गुने वेग कितना दुगना बढ़ा दिया, तो 1 से 2 कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ कंपेरिजन कीजिए v से m कि कितना बढ़ा, पहले एक था अब 4 हो गया। मान लीजिए कह दे कि वेग को तिगुना बढ़ा दिया जाता, तो वेग को तिगुना बढ़ाता तो 3 का स्क्वायर होता था 9, 3 का स्क्वायर हो जाता था 9, तो 9 कितना बढ़ जाता, 9 गुना बढ़ जाता। तो यहाँ पे जो कहेगा उसको वैल्यू में सिर्फ इसी तरह से रख के कि ऊपर में नॉर्मल फार्मूला रखिए और इसको एक एक वैल्यू सिंपल मानिए, और लास्ट में दूसरे वाले में जितना बोल रहा है कितना गुना बढ़ा दिया जाए, v का वैल्यू उतना रख के स्क्वायर करके देखिए कितना बढ़ता है। बाकी ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसको नहीं देखिएगा बढ़ने का मामला में। तो इसीलिए कुछ लोग रट लेते हैं कि वेग दुगनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अब कह देगा कि वेग 1/2 हो जाता है, तब कह देगा कि वेग 1/3 हो जाता है, तब कह देगा कि वेग 1/4 हो जाता है, तो 1/2 होगा तो इसका स्क्वायर करिए, 1/4 घट जाएगा। तो बेसिक चीज याद रखिए कि के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, और हाफ mv स्क्वायर यहाँ पे एक एक है ये शुरुआती स्टेज में। फिर बाद का स्टेज में जितना कह रहा है, बाद का स्टेज में जितना कहेगा कि कितना गुना बढ़ गया, हाफ गुने m गुने b, मान लीजिए 1/2 बोलेगा कि घट गया, तो इसका स्क्वायर करके देखिए, तो इसका 1/4 वैल्यू आ गया। तो शुरू में एक था, 1 से 1/4 हो गया। तो यहाँ से तुलना करके देख लेना है कि कितना घटा कितना बढ़ा। सूत्रकनिका को और किन नाम से जाना जाता है? सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। सूत्रकनिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सूत्रकनिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेम ही नाम है। ये इंग्लिश में बोल रहा है और हिंदी में बोल रहा है कि सूत्रकनिका इसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में बोलते हैं, सूत्रकनिका हिंदी में बोलते हैं। देखिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द पीओसी, पावर हाउस ऑफ द सेल, पूरे सेल को पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा अगर कहीं डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऑर्गेनल्स था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? कोलिकर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर किया था, लेकिन आपको कहीं कहीं पे आप याद कर लेते हैं कि अल्टमैन एंड बेंडा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आप पढ़ लेते हैं कि अल्टमैन एंड बेंडा के बारे में। तो इसमें एक चीज जान लीजिए कि आप ऑप्शन में भी कभी कभी दे देता है कि अल्टमैन एंड बेंडा, तो जब ऑप्शन दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्गेनल्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्गेनल्स पाया जाता है। इस ऑर्गेनल्स का खोज किया था अल्टमैन और बेंडा, अल्टमैन एंड बेंडा। अल्टमैन और बेंडा जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑर्गेनल्स पाया जाता है उसको। लेकिन आप देखिएगा कि ऑप्शन में क्या है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज के बारे में बोलेगा, अगर कोलिकर रहेगा तो कोलिकर को मारिएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, कोलिकर नहीं है, अल्टमैन बेंडा है, तो फिर इसको मारिएगा। अल्टमैन बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऑर्गेनल्स पाया जाता है, इसका खोज किया था। इससे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर किया था। दूसरा याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पूरे सेल को पावर प्रोवाइड करता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा अगर कहीं सेल के न्यूक्लियस के अलावा अगर कहीं डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और ये स्वतः श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिंदी नाम सूत्रकनिका है, इसका खोज कोलिकर किया था।
और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्गेनेल्स जो पाया जाता है, उस ऑर्गेनेल्स का खोज अल्टमैन और बेंडा किया था। और इसमें पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है। वट विच पादप में किस वर्ग में, वट विच पादप किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, जनरली जो है कि ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे जितना वृक्ष होता है ना, जितना वृक्ष होता है जिसमें फल नहीं लगता है, वो सब जिम्नोस्पर्म होता है। एनजी का मतलब क्या होता है? एनजी का मतलब होता है कवर्ड। एनजी मतलब कवर्ड, ढका हुआ, ढका हुआ। एनजी मतलब कवर्ड, ढका हुआ। और ये मतलब होता है बीज। ऑर्पन्स मतलब बीज, सीड। ऑर्पन मतलब सीड। तो आवृत बीजी, इसको इंग्लिश में अगर एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, तो एंजियो का मतलब कवर्ड और स्पर्म मतलब बीज। जिसका बीज कवर्ड है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म जितना भी हम लोग खाते हैं, जितना भी चीज हम लोग खाते हैं, करीब करीब 85% या 90%, वो सब एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जो भी चीज जिसका, देखिए, जिसमें फूल लगता है, जिस पौधा में फूल लगता है और फूल से फल बनता है और फल के अंदर में बीज होता है, जिस पौधा में फूल लगता है, फूल से फल बनता है, फल के अंदर में बीज होता है, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। बीज कवर्ड बीज, बीज जैसे सेब हो गया, सेब, सेब हो गया, उसके अंदर में बीज होता है। तो कोई भी, जैसे मूंगफली होता है, तो मूंगफली कैसे, पहले फ्लावर लगता है उसका, और फ्लावर लगने के बाद उसमें मूंगफली का फल लगता है। तो जिसका भी फूल लगता है उसके बाद फल देता है, तो वो सब एंजियोस्पर्म में आता है। एंजियोस्पर्म पहचानने का एक और तरीका है, हम तो बोले कि जितना चीज खाते हैं 90% चीज मान के चलिए कि सब एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बता देते हैं, पर एंजियोस्पर्म समझ लीजिए कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या फर्क होता है। तो पहले तो इसमें फ्लावर होगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फूल फूल से फल लगेगा, और फिर उसके अंदर में बीज होगा। दूसरा चीज ये कहता है कि इसका जब फूल लगता है ना, इसका जब फूल लगता है, तो इसमें मादा, नर और मादा दोनों का पॉलिनेशन होता है, दोनों पाया जाता है, जिसके कारण फल बन पाता है। परागकण होता है जिसके कारण फल बनता है। जैसे कोई भी फूल होता है ना, तो इसमें मान लीजिए कि सिर्फ मादा है, तो नर वाला कहीं से कीट पतंगा उसके फूल पर बैठ करके आएगा और इस पर बैठ करके मिक्सिंग कर देगा, तब ये फल बन पाता है। जो भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कद्दू का, कभी कभी देखते हैं कद्दू का जो सब्जी लगाया गया, तो कद्दू के सब्जी में, कद्दू के सब्जी में देखते हैं कि एक मिनट, कद्दू के सब्जी में कभी कभी देखते हैं कि, आप देखिएगा कि कद्दू का सब्जी, कद्दू जो फल लगता है, तो कद्दू कभी कभी देखिएगा कि फूल लग के इतना छोटा होकर के वैसे और ये सूख जाएगा। तो क्यों सूख जाता है? क्योंकि इसका पॉलिनेशन नहीं होता, मतलब इसमें नर युग्मक है, तो कहीं से कीट पतंग उसका मादा वाला जो फल लगा, फूल लगा, उससे आकर के इस पर पॉलिनेशन नहीं किया। पॉलिनेशन नहीं किया, क्यों नहीं करता? क्योंकि कीटनाशी कीट पतंग हम मारते हैं, कीट पतंग मारते हैं, तो कभी कभी वो यूजफुल चीज में मर जाता है। तो नहीं किया, इसकी वजह से क्या रहता है, सूखा, इसे छोटा रह जाता। अगर इसका पॉलिनेशन होता कि जैसे नर है और एक फूल पर मादा है, तो इस पर कीट बैठा और ये आकर के इस पर बैठता और इसका वाला फिर जाकर इस पर बैठता, तो दोनों फ्लावर बढ़ जाता और अच्छा फल देता। तो ये क्या है कि आवृत बीजीय एंजियोस्पर्म, जिसमें फूल और फूल के बाद फल लगता है, नर और मादा दोनों का पॉलिनेशन पाया जाता है उसमें। तो जितना चीज खाते हैं सब एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का पहचान ये होता है कि जिम्नोस्पर्म एक तो पेड़ ऐसा रहेगा, उसका पत्ती लंबा लंबा रहेगा, लंबा लंबा पत्ती होता है। ठीक है, पत्ती में ही क्या होता है, उसमें फल लग जाता है, पत्ती में फल लगेगा, पत्ती में ही फल लगता है। और ये फल क्या है, डायरेक्ट सीड होता है, ये डायरेक्ट सीड होता है। इसमें कोई फूल का बात नहीं है, कोई फल का बात नहीं है, इसमें कोई नो फ्रूट नो फ्लावर, कोई नहीं। जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजी में कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं। तो शीशम का पेड़ हो गया, चीड़ का, शीशम हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, जो भी लंबा लंबा पौधा हो गया जिसमें कोई फल का बात नहीं, कोई खाने वाला चीज का बात नहीं है। जनरली 85% चीज, 90% चीज खाने वाला चीज नहीं है। जनरली वो एक पेड़ के रूप में है, उनका बीज होगा, उनमें ना फूल लगा था, न उसको फल बोल सकते हैं, डायरेक्ट बीज का रूप है। तो न फूल का बात होता है, न फल का बात होता है, न उसमें मादा युग्मक पाया जाता है, न उसमें नर युग्मक पाया जाता है पॉलिनेशन में, सिर्फ सीड का बात। तो जो पेड़ देखते हैं वो स्केल के टाइप का लंबा लंबा उसका पत्ती होता है। ठीक है, स्केल के टाइप का लंबा लंबा पत्ती होता है, स्केल के टाइप का ऐसा लंबा लंबा पत्ती होगा, तो वो जिम्नोस्पर्म होता है। तो ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है? ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि वट वृक्ष क्या है,
बरगद का पेड़ है मान लीजिए, तो इसको एंजियोस्पर्म क्यों बोला? तो यही एक पादपों में पौधा होता है जो कि मतलब जिस पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि नहीं ये तो जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें फूल और फल कहाँ लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा, जिम्नोस्पर्म में मार दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को इसीलिए बार बार रेलवे रिपीट किया है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज कर जाइएगा कि यार इसमें फूल कहाँ लगता है, फल कहाँ लगता है। तो नहीं नहीं, ये इसमें फूल और फल लगता है, जो इसका छोटा छोटा गोल टाइप का होता है ना, वो पहले फूल बनता है तब फल बनता है। इसलिए ये आवृतबीजी एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म समझ लीजिए जितना खाने वाला चीज है, मूंगफली, दाल, अ, केला, सेव, सब एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म वो जो जो आप लकड़ी के रूप में जनरली ज्यादा यूज होता है, या फिर जिसका डायरेक्ट बीज हमको दिखाई दे, कोई फूल का बात नहीं, उसमें कोई फल का बात नहीं। उसको ज्यादा जानने के लिए आप इसका एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यही जान लीजिए कि एंजियोस्पर्म जितना खाने वाला चीज है 90% सब एंजियोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म वो जो पेड़ की तरह खाली दिखता है, उसका पत्ती है, उसमें पत्ती में ही सीड्स लग जाता है, उसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो वट वृक्ष एक ऐसा पौधा है जो कि आवृत बीजी में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। एंजी मतलब होता है ना कवर्ड, ढका हुआ, और पर्म्स मतलब सीड्स, जिसका सीड्स ढका हुआ है फ्रूट से, जिसका सीड ढका हुआ है फ्रूट से, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला किसको कहते हैं? देखिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का कॉन्सेप्ट यह है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब ये नहीं कि वन की ज्वाला मतलब वन में आग लगे। ये कहता है कि अर्थ क्या है, आपको अर्थ हम बताते हैं कि ऐसे पेड़ जो वन, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में भी फूलते हैं और लाल फूल भी करते हैं उसको, तो ये जो है कि पलाश को कहा जाता है। पलाश, टेसू बोलते हैं उसको, टेसू बोलते हैं उसको, पलाश पलाश कहा जाता है, ठीक है। पलाश कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि आग लगा हुआ टाइप का दिखता है, ठीक है। जब पलाश का पेड़ को देखिएगा तो उसमें लाल लाल पीला पीला फूल होता है। पलाश का पेड़ लाल लाल पीला पीला फूल होता है, पलाश का पेड़ में लाल और पीला फूल होता है। झारखंड के जंगलों में सबसे ज्यादा पलाश पाया जाता है, झारखंड के जंगलों में सबसे ज्यादा पलाश पाया जाता है। बाई ट्रेन अगर कभी झारखंड एंट्री कीजिएगा या रांची के साइड जाइएगा तो आपको पलाश बहुत सारा दिखाई देगा, और दूर से देखने पर लगता है जैसे लाल लाल रेड रेड दिखाई देता है। तो वो पलाश रेड और पीला भी रहता है, ज्यादा लाल लाल दिखाई देने के कारण लगता है जैसे कि आग लगा हुआ है। तो टेसू बोलते हैं उसको, टेसू भी बोलते हैं, टेसू, टेसू पर्व भी मनाया जाता है झारखंड में इसके लिए। और पलाश का पेड़ के चलते ही फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला, पलाश को नाम दिया गया, पलाश के पौधा को नाम दिया गया, उसके लाल फूल के कारण, उसके लाल फूल के कारण पलाश को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा गया। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि वन की ज्वाला, पलाश को कहा जाता है, उसको टेसू भी बोलते हैं। और ये पतझड़ में भी जैसे जैसे गर्मी, जितनी गर्मी बढ़ता है ना, ये लाल फूल बिखरता है। जितना गर्मी रहेगा उतना ज़्यादा ही, जितना मतलब शुष्क मौसम रहेगा उतना ज़्यादा इसका फल फूलता है, और फूल जो है कि प्रकाशित दूर से देखने में एकदम रेड रेड लगेगा। और यह है कि इसका पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखिएगा कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का साइंटिफिक नेम है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लस का साइंटिफिक नाम है। वन की ज्वाला क्यों बोला गया? रेड फूल होने के कारण, लाल फूल होने के कारण, पीला फूल होने के कारण जब दूर से व्यक्ति देखता है तो लगता है जैसे कि वहां पे आग जल रहा है, इसलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला, पलाश को कहा गया। इसके पीछे का कहानी यह है। और ये पतझड़ में भी फूलते हैं, लाल फूल भी करते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन, देखिए पेनिसिलिन एक तरह का कवक ही है, पेनिसिलिन एक तरह का फंगस ही है। पेनिसिलिन क्या है, किससे बनाया जाता है? मतलब आप समझिए कि पेनिसिलिन खुद एक फंगस है, पेनिसिलिन जो है कि खुद एक फंगस है, लेकिन एक ऐसा फंगस है जो फंगस को मारता है, समझो, बुरा फंगस को मारता है। तो पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन एक खुद फंगस है। पेनिसिलिन क्या है कि खुद फंगस है, याद ध्यान में रखिएगा कि पेनिसिलिन खुद एक फंगस है। पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। तो पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। और पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? फ्लेमिंग। देखिए पेनिसिलिन क्या है? दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को मारने के लिए। दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक, पहला प्रतिरोधी दवा है, दुनिया का सबसे पहला प्रतिरोधी दवा है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। इसके खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लाइकेन के दो जीवधारियों को सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन है? शैवाल एवं कवक। दो जीव कौन है? लाइकेन, लाइकेन के जो दो जीवधारी हैं वो सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन है? शैवाल और कवक है, शैवाल और कवक। देखिए इसमें फंगस जो होता है, फंगस
लाइकेन के दो जीवधारी का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। सहजीवी, सहजीवी का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए शैवाल जो है ना वो कवक वाले जगह पे विकसित होता है और कवक जो है कि शैवाल को खा के जिंदा रहता है। तो पैरासाइटिक है, ये तो पैरासाइटिक है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है, फंगस। लेकिन शैवाल जो है कि शैवाल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। देखिए शैवाल जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी जिसको कहा जाता है। शैवाल क्या है? शैवाल एल्गी है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। तो शैवाल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शैवाल को जैसे जिसको काई बोलते हैं ना, काई, देहाती भाषा में इसको काई बोला जाता है। शैवाल को बोला काई। कभी देखिएगा बरसात का मौसम में भी ईंट उठ पे ग्रीन ग्रीन जमा रहेगा, या कहीं पे चिकना जगह पे पानी जहाँ पे ज़्यादा रहता है काई जम जाता है, वही शैवाल है। शैवाल को कहा जाता है कि ये मतलब आपातकाल का प्रोटीन है। अगर दुनिया में कुछ ना रहे खाने के लिए, अनाज का कमी होगा, तो शैवाल को खा के जिंदा रह सकता है आदमी। समुद्री जीव के लिए खाने का एकमात्र स्रोत शैवाल है। समुद्री जीव के लिए खाने का एकमात्र स्रोत शैवाल है। शैवाल बेचारा इतना अच्छा है कि पूरे धरती पे, जैसे ये पानी में भी उत्पन्न होता है और पानी के बाहर भी, अर्थ पे भी, ठीक है, सरफेस पर भी, ये सरफेस पर भी और पानी में भी, दोनों जगह पे उगाता है। अब बात है कि शैवाल का इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक रूप से, मानव जीवन पर क्या इसका प्रभाव है अगर शैवाल ना रहे तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो C2 जो हमारे इन्वायरमेंट में है ना, इसको कहा जाता है कि अकेला 85% ठेका लेकर के शैवाल रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का, उसको ऑब्जर्व करने का। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, इसका मतलब कि शैवाल फोटोसिंथेसिस करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और ये अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। स्वपोषी होता है, खुद का पोषण खुद करता है, निर्भर नहीं है किसी के ऊपर। तो याद रखिएगा कि शैवाल जो है कि प्रकाश संश्लेषण अपना खुद करता है, स्वपोषी होता है, और ये मैक्सिमम CO2 का परसेंटेज जो है हमारे एनवायरमेंट में, इसको ये अकेले जो है कि कंज्यूम कर जाता है। और एक चीज़ और इसके साथ ही कि समुद्र में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का ठेका इसी के पास है, ठीक है। टोटल समुद्र में जो भी जलीय जीव जीवित हैं इसको खा करके, और ऑक्सीजन में समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल अगर सही है तो वो ड्यू टू एल्गी, शैवाल के कारण है, ड्यू टू एल्गी, शैवाल के कारण है। तो शैवाल ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, वही CO2 को कंज्यूम कर जाता है। क्यों करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में ये CO2 को कंज्यूम कर जाता है। तो ये जलीय जीवों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जलीय जीव, इसको मछली का बहुत बड़ा भोजन है शैवाल। शैवाल से ही एक क्वेश्चन ये आता है कि लेमिनेरिया नामक घास क्या है जिसमें नमक पाया जाता है? लेमिनेरिया नामक घास कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के तलछटी में लेमिनेरिया नामक घास पाया जाता है। लेमिनेरिया नामक घास क्या है? एक तरह का शैवाल है। लेमिनेरिया नामक घास क्या है? एक तरह का शैवाल है। ये क्वेश्चन सब आगे आएगा। और ये अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो शैवाल क्या है? स्वपोषी है। शैवाल के बारे में जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला कि स्वपोषी, ठीक है। दूसरा, स्वपोषी क्यों? फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। तीसरा, ऑक्सीजन जनरेट करता है। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है एनवायरमेंट में। और इसको आपातकाल का भोजन भी कहा जाता है। तो दुनिया में कुछ ना रहेगा खाने के लिए तो हम शैवाल खा के जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। और जान लीजिए कि जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, तो क्लोरेला लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लोरेला नामक शैवाल जो है कि वो खाने के लिए साथ में लेकर जाते हैं और खाते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल जो है कि इसको खाने के लिए यूज करते हैं ताकि उनके बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी बना रहे, क्योंकि भोजन तो खा नहीं सकते, उतना दिन तक सही रहेगा नहीं। तो क्लोरेला नामक शैवाल को ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ को नोट कर लीजिएगा। स्वपोषी है, फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन जनरेट करता है, समुद्र में ऑक्सीजन जनरेट करता है और बाहर भी ऑक्सीजन जनरेट करता है। और CO2 का ये समझिए कि कहा जाता है कि 85% इन्वायरमेंट में यही ठेका लेकर रखा है कि CO2 को हम खत्म करेंगे। तो इसलिए कहीं पर अगर काई दिखे, शैवाल दिखे, ग्रीन एल्गी दिखे, तो उसको बेकार नहीं समझना है, उसको कबाड़ के फेंक नहीं देना है।
हाँ, जहाँ ज़रूरत हो हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको घर में शैवाल को पाल रहे हैं और उसी पर चले गिर गया, वहाँ टूट गया। तो शैवाल को आप, लेकिन वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इतना जानिए कि पर्यावरण के लिए वो दोस्त है, वो बुरा नहीं है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। शैवाल क्लोरेला नामक शैवाल जो है कि अंतरिक्ष यात्री खाते हैं। लेमिनेरिया जो है जिसमें नमक, वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल। दूसरा है कि एक चीज़ और जान लीजिए, एक चीज़ और शैवाल के बारे में जानने के लिए इसमें स्पेशल शैवाल के ऊपर वीडियो बनाएंगे किसी। शैवाल जो है कि एल्गी जिसको कहते हैं, जो काई है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नदी में नाला में काई जम जो उसको निकालते हैं। तो एक तो बोले कि ये क्लोरेला क्लोरेला नामक जो है कि शैवाल को अंतरिक्ष यात्री खाते हैं। दूसरा स्पेस में यूज होता है अंतरिक्ष यात्री। दूसरा स्प्रिनुला। स्प्रिनुला स्प्रिनुला क्या है? यह भी एल्गी का प्रकार है, शैवाल ही है। स्प्रिनुला आप इसका टैबलेट बनाता है लोग, बहुत सारी कंपनियां, वेस्टीज वगैरह इसका टैबलेट बनाती है स्प्रिनुला का। क्या है स्प्रिनुला? शैवाल। क्लोरेला क्या है? शैवाल। स्प्रिनुला का टैबलेट बनाती है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा जान करके कि आप टाइप कर लीजिएगा 200 ग्राम 200 ग्राम स्प्रिनुला 200 ग्राम स्प्रिनुला का कीमत आपको करीब करीब 700-800 रुपया मिलेगा। 120 गोली अगर स्प्रिनुला का है, 120 पीस अगर गोली है तो 700 रुपये के करीब आएगा। अगर आप 1 केजी स्प्रिनुला का पाउडर लेने जाते हैं, कितना? 1 केजी, तो आपको 1500-2000 रुपया, वो भी ओरिजिनल मिल जाता। तो स्प्रिनुला इतना कॉस्टली है। स्प्रिनुला का टैबलेट आता है, आप स्प्रिनुला को टाइप करिएगा गूगल में, तो वेस्टीज कंपनी है, वेस्टीज है जो स्प्रिनुला को बहुत प्रमोट करके बेचती है। कोई चीज़ हो गया, बीमारी तक कहता है कि स्प्रिनुला खा लीजिए ठीक हो जाएगा। तो कंपनी का, किसी भी कंपनी का वो है। अब वास्तविकता में फायदेमंद है, हम इसको खाए हैं और आपको मन है तो आप भी खरीद करके खा सकते हैं। और स्प्रिनुला का गोली खाना चाहिए आपको, वो आयुर्वेदिक दवा दुकान पे या कहीं अंग्रेजी दवा दुकान पे भी मिलेगा। स्प्रिनुला का टैबलेट इस तरह से रहता है और इसको खाने से एनर्जी शरीर में मेंटेन रहेगा और टॉक्सिक चीज़ बाहर होता है, एनर्जी देता है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी रहेगा ठीक करेगा। तो स्प्रिनुला 1 केजी का प्राइस इतना होता है। स्प्रिनुला का टैबलेट आता है, क्या है? एल्गी है, एल्गी खा रहे हैं, प्रोसेस्ड एल्गी खा रहे हैं, साफ सुथरा करके उसको टैबलेट बना दिया गया, उसको एल्गी को हम खा रहे हैं। तो आप स्प्रिनुला को देखिए, कोई भी चीज़ बताते हैं, कहते हैं उसको कर लीजिएगा। बोले स्प्रिनुला के बारे में टाइप करके पढ़िएगा, कौन कौन कंपनी दवा बनाती है इसका। कभी मेडिकल पे जाइएगा तो आप स्प्रिनुला का डब्बा मांगिएगा कि स्प्रिनुला चाहिए, स्प्रिनुला दिखाएगा, उसको देखिएगा डब्बा पे, यही स्प्रिनुला शैवाल से बनता है, एल्गी से, जो कि इतना कॉस्टली आता है और आदमी उसको बहुत ज़्यादा प्रचलित है, दवाई में खाता है लोग। मेडिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटर लोग जो हैं वो उसको प्रमोट करते हैं और अच्छा चीज़ें खाना चाहिए, क्योंकि क्लोरेला तो बताएं कि अंतरिक्ष यात्री खाते हैं, स्प्रिनुला भी खाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बॉडी में एनर्जी कम है तो उसको खरीद के लाइए, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है, 700-800, बढ़िया कंपनी और रहेगी तो और 1500-1200, इस तरह से तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। तो स्प्रिनुला के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा ज़्यादा डिटेल में। फ्लिपकार्ट पे सर्च करिएगा, अमेजन पे सर्च करिएगा, देखिएगा दाम कीमत पता कीजिएगा कितना है। नहीं 10-20 डब्बा मंगा के रखिए, कितना 10-20 हज़ार रुपये लगा के, तो खाते रहिए उसी को, पानी पीजिए, स्प्रिनुला खाइए और पढ़ते रहिए। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग पुष्प की कली से प्राप्त होता है। लौंग जनरली, लौंग कैसा होता है? लौंग ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, बीच में ऐसा, तो ये क्या फ्लावर जैसा दिखता है, फ्लावर जैसा दिखता है। तो पुष्प की कली सूख जाता है, सूखा हुआ पुष्प का कली रहता है। लौंग क्या है? सूखा हुआ पुष्प का कली है। तो यहाँ तक को वीडियो को गिराने देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसको पढ़िए और जितना चीज़ को बताते हैं, जिस मायने में बताते हैं, आप उसको उसी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए। आप शॉर्ट में लिखने का उसको प्रयास कीजिए। जैसे पारा का जैसे देखिए तरीका जो है वो जिनको याद है या जिनका माइंड इतना ब्रिलियंट है कि वो किसी चीज़ को 1 टाइम पढ़ते हैं तो याद रखें, लेकिन जिनको परेशानी है किसी चीज़ को याद करने में, तो उसका एक तरीका हम सॉल्यूशन बताते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे फारा सीना बताएं, तो इसमें भी बहुत लोग सोचेंगे कि अरे इसमें ट्रिक क्या है, तो बोले तो कि ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनको याद करने में परेशानी है, जो लॉजिकली उस चीज़ को सोच नहीं पा रहे हैं। तो आप बजरंगबली को याद कर लीजिए, सीना फाड़ लिया तो फारा सीना से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि पारा जो है कि सीना बार का है इसका। उसी तरह से बोले कि टी को मैच कर दीजिएगा, ठीक है, टेम्परेचर हाइपोथैलेमस,
टेम्परेचर थैलेमस। इस तरह से तो वो सबके लिए नहीं है। कृपया जो इस चीज़ से परे हैं, जिनका माइंड इतना प्रबुद्ध है कि वो कुछ भी याद कर सकते हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको याद करने में प्रॉब्लम है। ये उनके लिए एक छोटा सा सहायता है, छोटा सा हमारी तरफ से एक छोटा सा अप्रोच है कि आप इस तरह से सोच सकते हैं तो आपको जल्दी याद होगा। ओके, थैंक यू। आगे का वीडियो लेकर के आते हैं तुरंत।